नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इन्वेस्ट IQ, एक ऐसा चैनल जहां हम बात करते हैं उन कहानियों की जो सिर्फ खबरों में नहीं, हमारे समाज की सोच और आत्मा में बदलाव लाती हैं। आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आए हैं जिसने पूरे सिस्टम की नींव हिला दी थी। ये कहानी है सत्येंद्र दुबे की, एक ऐसा नाम जिसे देश के करोड़ों लोग नहीं जानते, लेकिन अगर उनकी ईमानदारी और साहस न होता तो शायद देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स घोटालों में डूब जाते। IIT से पढ़ाई, सरकारी नौकरी और एक अकेली चिट्ठी जिसने पूरे सत्ता तंत्र को हिला दिया। लेकिन इसकी कीमत उन्हें अपनी जान से चुकानी पड़ी। यह वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक आईना है जो हमें बताता है कि सिस्टम के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। बिहार के सीतामढ़ी जिले के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ एक लड़का, शांत स्वभाव, गहरी आंखें और एक ही सपना, कुछ बड़ा करना। उसका नाम था सत्येंद्र दुबे। आर्थिक रूप से सीमित परिवार, लेकिन सपनों की कोई सीमा नहीं थी। माँ बाप चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे, और वो खुद चाहता था देश के लिए कुछ ऐसा करे जिससे फर्क पड़े। बचपन से ही उसमें एक बात साफ थी, ईमानदारी से समझौता नहीं। बचपन में स्कूल की पढ़ाई गांव के सरकारी स्कूल में हुई, लेकिन बुद्धि इतनी तेज थी कि गांव के टीचर भी कहने लगे, ये लड़का कुछ कर जाएगा। इंटरमीडिएट के बाद उसने IIT का एग्जाम दिया और पूरे परिवार की उम्मीदों को पार करते हुए IIT कानपुर में चयन हो गया। एक किसान परिवार का बेटा जब देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो सिर्फ सपना नहीं, इतिहास बन गया। IIT में पढ़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सत्येंद्र ने हमेशा मेहनत को अपना हथियार बनाया। जहां बाकी लोग सिर्फ नौकरी के पैकेज की बात करते थे, वहां सत्येंद्र देश सेवा की बात करता था। वो कहता था, अगर देश का सबसे टैलेंटेड इंसान सिर्फ पैसे के लिए कॉरपोरेट चला जाएगा तो इस देश को कौन सुधारेगा। IIT से ग्रेजुएट होने के बाद उसने तमाम मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफर को छोड़कर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज IAS की परीक्षा दी, जो एक तरह से सरकारी इंजीनियरों की IAS जैसी सेवा है। और जैसा सोचा वैसा किया, वो सिलेक्ट हुआ और पोस्टिंग मिली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI में। यहां से शुरू होती है वो कहानी जिसे आज तक दबाया गया, छिपाया गया और भुलाया गया, लेकिन वो कहानी आज भी जिंदा है, उस इंसान की शहादत में जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा हुआ। अकेला। उसकी पहली पोस्टिंग हुई बिहार में ही, अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। लेकिन जो सपना लेकर वो यहां आया था, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का, वो सपना जल्द ही एक डरावने सच से टकरा गया। जैसे जैसे वो प्रोजेक्ट साइट्स पर जाने लगा, उसे समझ में आया कि फाइलों में जो दिखता है, जमीन पर वैसा कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों के फंड्स, घटिया मटेरियल और रिश्वत का खुला खेल। हर जगह ठेकेदारों और अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे डकारे जा रहे थे, और सड़कों का हाल पहले से भी बदतर। और ये सब उस समय हो रहा था जब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, एक ऐसा महत्वाकांक्षी योजना जो पूरे भारत को 4 लेन हाईवे से जोड़ने वाली थी। लेकिन सत्येंद्र दुबे के लिए ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं था, ये देश की रीढ़ थी। उसने देखा कि अगर इसे सही से न बनाया गया तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक बर्बादी होगी। इसलिए उसने तय किया, वो चुप नहीं रहेगा। सत्येंद्र दुबे ने जब बिहार में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट की ज़मीनी हकीकत देखी तो सबसे पहले उसे झटका लगा। वो सोच भी नहीं सकता था कि जिस प्रोजेक्ट को देश की नींव कहा जा रहा था, उसमें इतने गहरे स्तर पर भ्रष्टाचार जड़े जमा चुका था। हर साइट पर उसे घटिया निर्माण सामग्री, आधे अधूरे ब्रिज और कागजों में 100% पूरा काम दिखाई देता, लेकिन असल में जमीन पर कुछ भी नहीं था।
ठेकेदार और इंजीनियर उसे समझाते कि सर ऐसा ही चलता है यहाँ, आप टेंशन मत लीजिए, हिस्सा आपको भी मिलेगा। लेकिन सत्येंद्र उस सिस्टम का हिस्सा बनने नहीं, सिस्टम को सुधारने आया था। उसने कई साइट्स पर काम रुकवा दिए, जांच के आदेश दिए और खुद दौरे करने लगा। अब तक जो अधिकारी एसी ऑफिस में बैठे बैठे काम करते थे, उन्हें यह नया अफसर पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे सिस्टम में हलचल मचने लगी। जिन ठेकेदारों को करोड़ों की कमाई की आदत थी, वो गुस्से में आ गए। सत्येंद्र पर दबाव बनाना शुरू हुआ। सर, हम लोग ऊपर तक सेटिंग कर लेंगे, आपको क्यों टेंशन? इतना ईमानदार बनोगे तो नुकसान आपका ही होगा, आपको भी तो घर चलाना है ना। लेकिन सत्येंद्र ने न दबाव स्वीकार किया न लालच। उसने कहा, मेरे जैसे लोग अगर समझौता करेंगे तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे उसे साइडलाइन करने की कोशिश की गई। अफसरों की मीटिंग से निकाल दिया गया। ठेकेदारों ने शिकायतें भेजी कि सत्येंद्र काम में रुकावट डाल रहा है। लेकिन वो अड़ा रहा। उसने हर चीज को डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया। हर साइट की फोटो, हर डिफेक्ट का रिपोर्ट और अधिकारियों की चुप्पी, सब कुछ इकट्ठा करता गया। तभी एक दिन उसे दिल्ली बुलाया गया, एनएचएआई हेडक्वार्टर। वहां की मीटिंग में भी उसने साफ कह दिया कि अगर ये प्रोजेक्ट ईमानदारी से नहीं चलेगा तो सड़कों के साथ साथ लोगों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी। लेकिन वहां भी वही हुआ, ऊपर तक मामला दबा दिया गया। यही वो मोड़ था जहां सत्येंद्र ने एक असाधारण फैसला लिया। उसने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को एक गोपनीय चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में उसने न सिर्फ पूरे घोटाले की जानकारी दी, बल्कि उस घोटाले में जुड़े बड़े नामों और अधिकारियों का जिक्र भी किया। और सबसे अहम बात, उसने निवेदन किया कि उसकी पहचान गुप्त रखी जाए, क्योंकि उसे खतरा है। वो चिट्ठी भेज दी गई। अब वो इंतजार कर रहा था कि शायद सिस्टम अब जागेगा, शायद किसी को फर्क पड़ेगा। लेकिन जो हुआ, उसने इतिहास में एक गहरा जख्म छोड़ दिया। सत्येंद्र दुबे ने प्रधानमंत्री कार्यालय को जो चिट्ठी लिखी थी, वह एकदम तथ्यात्मक, सटीक और साहसी दस्तावेज थी। उसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि किस प्रकार गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जैसे मेगा प्रोजेक्ट में ठेकेदार, इंजीनियर और उच्च अधिकारी मिलकर एक संगठित घोटाले को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने स्थान, तारीखें, भ्रष्ट सामग्री, झूठे बिल और सबूतों के साथ सब कुछ लिखा। सबसे अंत में उन्होंने विनती की थी, कृपया मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि यह लड़ाई अब सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं, जिंदगी और मौत के बीच की है। लेकिन देश का सिस्टम, जैसा हमेशा होता आया है, एक ईमानदार आवाज को बचा नहीं सका। सत्येंद्र को मालूम नहीं था कि उनकी चिट्ठी पीएमओ से होते हुए सीधे एनएचएआई के उन्हीं अधिकारियों तक पहुंचा दी गई जिनके खिलाफ उन्होंने लिखा था। उनकी गोपनीयता की मांग को अनदेखा कर दिया गया। और जब अधिकारियों ने उस चिट्ठी में उनका नाम और हस्ताक्षर देखा, तब से एक अदृश्य शिकार शुरू हो गया। सत्येंद्र अपने काम में व्यस्त थे। वो अब झारखंड के गया क्षेत्र में ट्रांसफर होकर काम कर रहे थे। वहां भी उन्होंने कई भ्रष्ट ठेकेदारों के टेंडर रद्द किए, पेमेंट रोके और निर्माण में गड़बड़ियों पर सवाल उठाए। अब तक उनकी ईमानदारी और सख्ती से घबराए लोगों ने उन्हें हटाने के लिए सिफारिशें भेजना शुरू कर दिया था। परंतु उनकी फाइलें अब ऊपर तक चर्चा में आ चुकी थीं। वे एक अफसर बन चुके थे जो सिस्टम के लिए खतरा समझे जाने लगे थे। और फिर 27 नवंबर 2003 की वो रात आई जब इतिहास ने एक और ईमानदार बेटे को छीन लिया। उस रात सत्येंद्र दिल्ली से गया लौट रहे थे। उन्होंने दिल्ली में कुछ जरूरी फाइलें सौंपी थीं और रात में ट्रेन से वापस लौट रहे थे।
स्टेशन पर उतरने के बाद उन्होंने एक रिक्शा लिया, लेकिन जैसे ही वो स्टेशन से बाहर निकले, वहां पहले से घात लगाए बैठे कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी रुकवाई। कुछ ही पलों में गोलियों की आवाज गूंजी। सत्येंद्र दुबे को सिर में गोली मारी गई। पास के लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस रात न केवल एक अफसर मारा गया, बल्कि वो उम्मीद भी गोली खा गई जो एक आम आदमी सिस्टम से रखता है। ये महज एक हत्या नहीं थी, ये एक सुनियोजित हत्या थी। एक ऐसी साजिश जो भ्रष्टाचार की रक्षा के लिए एक ईमानदारी की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना चाहती थी। सुबह जब अखबारों में एक सरकारी इंजीनियर की हत्या की खबर छपी, तो ये खबर भी बाकी हजारों की तरह एक कोने में सिमट गई। लेकिन जब पत्रकारों ने छानबीन शुरू की, तो उन्हें पता चला ये कोई मामूली हत्या नहीं है। ये हत्या उस इंसान की थी जिसने देश के प्रधानमंत्री तक खत लिखा था, और सिस्टम ने उसका नाम तक छिपाना जरूरी नहीं समझा। सुबह अखबारों की हेडलाइंस में छपा, एनएचएआई अधिकारी की हत्या, गोली मारकर की गई हत्या, घूसखोरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले इंजीनियर की मौत। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, ये खबर एक आम मर्डर रिपोर्ट से निकलकर एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गई। जब पत्रकारों ने सत्येंद्र दुबे की बैकग्राउंड, उसकी ईमानदारी और पीएमओ को लिखी गई गोपनीय चिट्ठी के बारे में जानना शुरू किया, तो पूरा सिस्टम हिल गया। आईआईटी कानपुर से निकले एक होनहार इंजीनियर की हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उसने ना कहा था, घूस लेने से, समझौता करने से, चुप रहने से। इस खबर ने सबसे पहले झकझोरा देश के युवाओं को। आईआईटी के छात्र और पूर्व छात्र एक साथ उठ खड़े हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन शुरू हो गए। पोस्टर पर लिखा जाने लगा, इफ यू किल वन सत्येंद्र, 1,000 विल राइज। वी आर ऑल सत्येंद्र। सोशल मीडिया उस समय सीमित था, लेकिन ईमेल, ब्लॉग और कैंपस डिबेट्स के जरिए ये आंदोलन फैलने लगा। देश की टॉप यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों के छात्र सड़क पर उतर आए। हर कोई पूछ रहा था, अगर आईआईटी से पढ़ा हुआ आईएएस अफसर भी सुरक्षित नहीं, तो कौन है? क्यों उसकी पहचान लीक की गई? क्यों आज तक किसी भ्रष्ट अधिकारी को सजा नहीं मिली? मीडिया ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन पहले डरते झिझकते, क्योंकि मामला सीधे पीएमओ से जुड़ा हुआ था। पर जैसे जैसे आवाजें बढ़ती गईं, अखबारों और न्यूज चैनलों को मजबूरन इसे बड़ी खबर बनाना पड़ा। सरकार को पहली बार औपचारिक जांच की घोषणा करनी पड़ी। सीबीआई को केस सौंपा गया और वादा किया गया कि दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन असलियत ये थी कि कई हफ्तों तक न तो कोई गिरफ्तारी हुई, न कोई गवाही सामने आई। सीबीआई की टीम बार बार यह कहती रही कि यह लूट के इरादे से हत्या लगती है, जबकि देश जानता था ये सुनियोजित हत्या थी। बात सिर्फ एक गोली की नहीं थी, बात थी उस ईमानदारी की जिसकी कीमत जान से चुकाई गई। आईआईटी के छात्र, प्रोफेसर और नागरिक समाज लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे कि सत्येंद्र को न्याय मिलना चाहिए। उनके नाम पर पुरस्कार, स्कॉलरशिप, ट्रस्ट बनने लगे। लेकिन इन सब के बीच उनकी मां अपने बेटे की तस्वीर को देखकर सिर्फ एक सवाल पूछती रही, क्या अब कोई बेटा सच बोलने की हिम्मत करेगा? सीबीआई ने आखिरकार 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 2 पर चार्जशीट दाखिल हुई। पर सबसे अहम सवाल, किसके कहने पर हत्या हुई, इसका जवाब कभी सामने नहीं आया। जिस चिट्ठी से इस लड़ाई की शुरुआत हुई थी, उसे सिस्टम ने इग्नोर कर दिया। और जो सिस्टम दुबे को बचा नहीं सका, उसने उनके नाम पर तारीफों के पुल बांध दिए। सत्येंद्र दुबे अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके जाने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कुछ अधूरा छोड़ दिया हो, जैसे वो कहीं न कहीं अब भी लोगों को आवाज दे रहे हों। डरो मत, बोलो।
क्योंकि चुप रहना सबसे बड़ी हार है। उनकी मौत ने न सिर्फ एक सरकारी अफसर को छीना, बल्कि एक ऐसे इंसान को छीना जो आज के दौर में सबसे मुश्किल गुण लेकर आया था, ईमानदारी। उनके गांव में मातम था, लेकिन साथ ही एक गर्व भी था। एक माँ जिसने बेटे को गरीबी में पाला, एक बाप जिसने खेत बेचकर पढ़ाई करवाई, आज उसी बेटे की तस्वीर पर लोग माला चढ़ा रहे थे। लेकिन वो माला सम्मान की नहीं, बलिदान की थी। लोग कहते हैं सिस्टम से लड़ना आसान नहीं, लेकिन सत्येंद्र ने उस समय लड़ाई लड़ी जब कोई कैमरा नहीं था, कोई ट्विटर ट्रेंड नहीं था, कोई सेलिब्रिटी सपोर्ट नहीं था। उनके दोस्तों ने बताया वो बहुत शांत स्वभाव के थे, ज्यादा बोलते नहीं थे। लेकिन जब कोई अनैतिक बात होती तो जैसे उनका चेहरा बदल जाता था। वो कहते थे देश बदलने की बात करने से कुछ नहीं होगा, हर आदमी को अपने हिस्से की सच्चाई निभानी होगी। उनकी आदत थी हर बात को डायरी में लिखना। उनके कमरे से एक पुरानी कॉपी मिली जिसमें उन्होंने कई जगह लिखा था, सच्चाई की कीमत होती है और अगर जान देनी पड़े तो भी कम है। यह कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ये उस इंसान के जज्बात थे जिसने सिस्टम की दीवार में एक दरार डाल दी थी। उनके सहकर्मी बताते हैं कि वो हमेशा कहते थे मैं काम करने नहीं, बदलाव लाने आया हूं। जब भी किसी सीनियर ने उन्हें कहा कि ज्यादा आइडियलिस्टिक मत बनो, तो उनका जवाब होता अगर आदर्श खत्म हो जाएंगे तो हम सिर्फ मशीन बन जाएंगे। उनके निधन के बाद देश भर के युवाओं ने पहली बार किसी सरकारी अफसर को रियल हीरो माना। आईआईटी के छात्रों ने उनके नाम पर स्कॉलरशिप शुरू की। कई कॉलेजों ने सत्येंद्र दुबे इंटेग्रिटी अवार्ड जैसे पुरस्कार शुरू किए। लेकिन एक सवाल हमेशा तैरता रहा, क्या हम सिर्फ पोस्टर बनाकर ईमानदारी की इज्जत करेंगे या अपने अंदर भी उसे जिंदा रखेंगे? सत्येंद्र दुबे का बलिदान हमें यही सवाल बार बार पूछता है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके नाम पर फाइलें खुलीं, भाषण दिए गए, वादे किए गए। लेकिन उनका असली सम्मान तभी होगा जब देश का हर युवा, हर कर्मचारी, हर अफसर यह तय कर ले कि वो गलत के आगे झुकेगा नहीं। सत्येंद्र दुबे का नाम अब सिर्फ एक अफसर का नाम नहीं रहा था, वो एक प्रतीक बन गया था। ईमानदारी, साहस और आदर्श की मूर्त रूप। उनकी मौत ने जितना गुस्सा पैदा किया, उतना ही जागरूकता और उम्मीद भी जगाई। उनकी हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में मोमबत्ती जुलूस निकले। आईआईटी के कैंपसों में सत्येंद्र दुबे को न्याय दो की आवाज गूंजने लगी। छात्र सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट नहीं कर रहे थे, वे अब सवाल पूछ रहे थे, क्या सिस्टम में ईमानदारी की जगह है? क्या विसल ब्लोअर को सुरक्षा मिलेगी? इन्हीं सवालों ने जन्म दिया एक नया आंदोलन, एक ऐसा वातावरण जहां युवाओं ने सिस्टम को चुपचाप मानने से इनकार कर दिया। 2004 में सत्येंद्र दुबे की शहादत को ध्यान में रखते हुए देश में पहली बार गंभीरता से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पर चर्चा शुरू हुई। ये वही कानून था जिसका मकसद था जो कोई भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, उसे सुरक्षा दी जाएगी। हालांकि यह कानून कई सालों तक फाइलों में अटका रहा, लेकिन इसकी नींव सत्येंद्र के खून से लिखी गई थी। सत्येंद्र की कहानी अब क्लासरूम में पढ़ाई जाने लगी। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र उन्हें एक आइकॉनिक सिविल सर्वेंट के रूप में देखने लगे। टेड टॉक्स, सेमिनार और सोशल कैंपेन में उनके नाम को उद्धृत किया जाने लगा। यहां तक कि विदेशों में पढ़ रहे भारतीय छात्र भी पूछने लगे, अगर सत्येंद्र दुबे जैसे लोग मारे जाते हैं तो हम वापस आकर क्या बदल पाएंगे? ये सवाल कड़वे थे, लेकिन जरूरी थे। उनके नाम पर कई संस्थानों में इंटेग्रिटी अवार्ड्स शुरू हुए।
आईआईटी कानपुर और आईआईटी खड़गपुर जैसे संस्थानों ने उनकी याद में स्कॉलरशिप्स शुरू की। हर साल 27 नवंबर को उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है, लेकिन हर श्रद्धांजलि के साथ जुड़ा होता है एक सवाल। क्या हम भी सत्येंद्र की तरह बोलने का साहस रखते हैं? यहां तक कि मीडिया भी अब समय समय पर सत्येंद्र दुबे केस को याद करता है। उनकी फोटो अब सरकारी इमारतों में नहीं, युवाओं के दिलों में जगह बना चुकी है। सत्येंद्र दुबे एक चिंगारी थे, जिसने उस समय आग लगाई जब सब कुछ ठंडा और चुप था। उन्होंने एक रास्ता दिखाया, और अब उस रास्ते पर चलना हमारा कर्तव्य है। वो हमें सिखा गए कि अगर हम चुप हैं तो हम भी दोषी हैं। उनकी कहानी आज हर उस युवा को ताकत देती है जो सिस्टम से निराश होकर हार मानने वाला होता है। भले ही सत्येंद्र दुबे हमारे बीच शारीरिक रूप से न हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनका विचार आज भी हर उस व्यक्ति में जीवित है जो गलत के सामने खड़ा होता है। उनकी मौत के कई सालों बाद भी, जब देश में कोई भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आता है, जब कोई सरकारी अफसर घोटालों की पोल खोलता है, या कोई आरटीआई कार्यकर्ता सच की कीमत पर सबूत सामने लाता है, तब मीडिया या जनता की जुबान पर एक ही नाम आता है। यह एक और सत्येंद्र दुबे है। उनकी तुलना आज विसल ब्लोअर्स से होती है, लेकिन सच तो यह है कि उन्होंने विसल ब्लोअर शब्द को ही एक पहचान दी। उनकी कुर्बानी के बाद देश में कई सकारात्मक बदलावों की नींव पड़ी। सबसे अहम था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे 2014 में कानून का रूप दिया गया। भले ही यह कानून आज भी कई मामलों में कमजोर है, लेकिन इसकी जड़ें सत्येंद्र के बलिदान में ही हैं। उनकी सोच ने सिर्फ कानूनों को नहीं बदला, बल्कि युवाओं की मानसिकता को भी प्रभावित किया। आज जब यूपीएससी या पीसीज की तैयारी कर रहे छात्र सत्येंद्र दुबे का नाम पढ़ते हैं, तो उनके मन में सिर्फ अफसर बनने का नहीं, एक अच्छा इंसान बनने का सपना भी जन्म लेता है। हर कॉलेज में, हर निबंध प्रतियोगिता में, हर इंटेग्रिटी डायलॉग में उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। आईआईटी के छात्रों ने उनकी स्मृति में न सिर्फ ट्रस्ट्स और स्कॉलरशिप्स बनाए, बल्कि एक पूरा एथिकल मूवमेंट शुरू किया। उनकी सोच के अनुसार चलने वाले युवाओं ने ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशन फर्स्ट जैसे मूल्यों को अपनाया। यहां तक कि कॉरपोरेट सेक्टर में भी सत्येंद्र की प्रेरणा से कई कंपनियों ने इंटरनल एथिक्स कमिटीज और एंटी करप्शन पॉलिसीज लागू की। उनका नाम अब सिर्फ सरकारी दफ्तरों में नहीं, बल्कि बड़े बड़े प्राइवेट सेक्टर्स के कोड ऑफ कंडक्ट में भी दर्ज है। कई डॉक्यूमेंट्री, किताबें और शॉर्ट फिल्म्स उनके जीवन पर बनी। आईआईटाइंस ने उन्हें हमेशा के लिए द मार्टर ऑफ इंटेग्रिटी का दर्जा दिया। और जब 2011 में देश भर में अन्ना हजारे का भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, तो सत्येंद्र दुबे की कहानी फिर से गूंज उठी। हर पोस्टर, हर भाषण में उनका नाम लिया गया। लोग कहने लगे, अगर देश में और सत्येंद्र होते तो हमें सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता। उनकी सोच अब एक आइडियल नहीं, बल्कि एक चैलेंज बन चुकी है। क्या हम सत्येंद्र जैसे बनने का साहस रखते हैं? क्या हम सिर्फ फेसबुक पोस्ट लिखकर क्रांति का हिस्सा बनेंगे, या जमीन पर गलत के खिलाफ खड़े होकर भी कुछ कर पाएंगे? आज भी जब कोई युवक घोटालों के खिलाफ आवाज उठाता है, तो उसके पास रोल मॉडल के रूप में सत्येंद्र दुबे की कहानी होती है। क्योंकि उन्होंने सिखाया था, सिस्टम से लड़ो, लेकिन सिस्टम जैसे मत बनो। हर युग में एक ऐसा इंसान होता है जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को दिशा दिखाती है। भारत के लिए 21वीं सदी के ऐसे आदर्शों में एक नाम हमेशा लिया जाएगा, सत्येंद्र दुबे। जब आज के युवा कहते हैं देश में कुछ नहीं बदल सकता, तो वहीं सत्येंद्र की कहानी उन्हें याद दिलाती है कि बदलाव कभी भीड़ से नहीं, एक अकेली आवाज से भी शुरू हो सकता है।
उनकी प्रेरणा आज के डिजिटल दौर में और भी जरूरी हो गई है। आज जब व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी, सोशल मीडिया, रील्स और वर्चुअल हीरो के दौर में वास्तविक नायक की तलाश होती है, तब सत्येंद्र दुबे का जीवन एक रियलिटी चेक देता है। वो न तो कैमरे के सामने बोलते थे, न ही खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका संकल्प और आत्मबल। आज जब कोई छात्र यूपीएससी या इंजीनियरिंग की तैयारी करता है, तो वो सिर्फ एक नौकरी नहीं चाहता, वो एक पहचान चाहता है। और यही पहचान उसे सत्येंद्र दुबे जैसे आदर्शों से मिलती है। मुझे भी कुछ ऐसा करना है जिससे देश को फर्क पड़े। ये भावना तभी आती है जब सामने एक सच्चा उदाहरण हो, और सत्येंद्र वही उदाहरण हैं। आज के समाज में जहां हर तरफ समझौता कर लो की सलाह दी जाती है, वहां सत्येंद्र की कहानी एक चुनौती बनकर सामने खड़ी हो जाती है। उनकी सोच शिक्षा में, सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग में, सरकारी अफसरों के मेंटरशिप प्रोग्राम्स में और कॉरपोरेट ट्रेनिंग्स में भी सम्मिलित की जा रही है। अब इंटेग्रिटी सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक जीवन शैली बन रहा है। उनके नाम पर चलने वाली इनिशिएटिव्स जैसे सत्येंद्र दुबे मेमोरियल लेक्चर आईआईटी कानपुर में, स्कॉलरशिप्स फॉर होनहार लेकिन गरीब छात्रों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जैसे संगठनों में उनकी केस स्टडी, इन सबका असर अब सीधे देश की नई पीढ़ी पर पड़ रहा है। सत्येंद्र दुबे की प्रेरणा एक साइलेंट क्रांति की तरह काम कर रही है, जहां युवा सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, देश सेवा और नैतिकता के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर आप सही हो तो भले ही पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो, लेकिन आप अकेले काफी हैं। उनका बलिदान हमें मजबूर करता है सोचने पर, क्या हम सिर्फ मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि देंगे या उनके दिखाए रास्ते पर चलेंगे भी। भारत के भविष्य को तय करने वाले युवा अगर सत्येंद्र दुबे को सिर्फ एक हीरो की तरह नहीं, एक आदर्श पथप्रदर्शक की तरह मान लें, तो फिर कोई भी घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार और कोई भी अन्याय ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। क्योंकि सत्येंद्र दुबे ने सिर्फ जान नहीं दी, उन्होंने एक चिंगारी छोड़ी जो अब आने वाले भारत को रोशन करेगी। सत्येंद्र दुबे की हत्या के बाद पूरे देश में आक्रोश था। आईआईटी से लेकर संसद तक, मीडिया से लेकर सड़क तक, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर एक ईमानदार अफसर को ऐसे मार दिया गया तो सुरक्षित कौन है। सरकार ने केस को गंभीरता से लेने का दावा किया। शुरू में स्थानीय पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन जल्द ही मामला गंभीर होता गया। एक हफ्ते के अंदर सीबीआई को केस सौंपा गया। यह तब की सरकार पर जनदबाव का असर था। लेकिन असली खेल तो तब शुरू हुआ। सीबीआई ने जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत से ही कई ऐसे कदम उठाए जो शक को और बढ़ाते गए। पहला सवाल उठा, आखिरकार वो लेटर जो सत्येंद्र ने पीएमओ को भेजा था, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत दिए थे, वो लीक कैसे हुआ? क्यों उनकी पहचान उजागर की गई, जबकि उन्होंने पत्र में साफ लिखा था कि उन्हें गुमनाम रखा जाए? ये वही चूक थी जिसने उनकी जान ले ली। सीबीआई की जांच में कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन जिन अफसरों और ठेकेदारों के खिलाफ आरोप थे, उन्हें कभी खुलकर जांच के दायरे में नहीं लाया गया। 2004 में सीबीआई ने दावा किया कि उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और ये हत्या एक लूट के इरादे से की गई वारदात थी। लेकिन सवाल उठा, क्या कोई आम लुटेरा इतनी सफाई से एक अफसर को टारगेट करके मारेगा, वो भी उस दिन जब वो गोपनीय जांच करके लौट रहा था? सीबीआई ने बाद में कहा कि हत्या एक रोड साइड रॉबरी थी, लेकिन सत्येंद्र के परिवार, उनके मित्रों और कई पत्रकारों ने इसे पूर्व नियोजित हत्या बताया। उनकी मां और भाई ने कई बार कहा कि हमने बेटा खोया है,
लेकिन अब हमें इंसाफ भी खोता दिख रहा है। मामले में मुख्य आरोपी की कस्टडी में मौत हो गई, जिससे केस की सच्चाई और गहरी धुंध में चली गई। जो दो अन्य आरोपी थे, उन्हें भी सबूतों के अभाव में कई साल बाद न्यायिक रियायतें मिल गईं। कई आरटीआई कार्यकर्ताओं और स्वतंत्र पत्रकारों ने आरोप लगाया कि सीबीआई पर राजनीतिक दबाव था, क्योंकि जिन लोगों का नाम सत्येंद्र के लेटर में था, उनमें कई बड़े सरकारी अधिकारी और मंत्री स्तर के लोग भी थे। वहीं सरकार की तरफ से कोई मजबूत समर्थन नहीं मिला। पीएमओ ने भी पत्र के लीक होने की जवाबदेही तय नहीं की। इतना ही नहीं, सालों बाद जब व्हिसल ब्लोअर एक्ट बना, तो भी उसमें कई खामियां थीं। जैसे कि किसी भी सरकारी सूचना को उजागर करने वाले को अगर नुकसान हुआ, तो भी सरकार दोषी नहीं मानी जाएगी। ये सब बातें बताती हैं कि सत्येंद्र दुबे की हत्या एक व्यक्ति की नहीं थी। ये उस सोच की हत्या थी जो सिस्टम को बदलने आई थी। आज भी जब उनकी हत्या के दस्तावेज देखे जाते हैं, तो उनमें कई अनसुलझे सवाल छुपे हैं। पत्र लीक कैसे हुआ? हत्यारे कौन थे असली मास्टरमाइंड? सीबीआई ने बड़े अफसरों से पूछताछ क्यों नहीं की? इन सवालों का कोई सीधा जवाब नहीं है और शायद कभी नहीं मिलेगा। लेकिन यह भाग हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाता है कि सिर्फ सच्चाई बोलना ही काफी नहीं, उसे बचाना भी पड़ता है और उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ती है। जब एक ईमानदार व्यक्ति मारा जाता है, तो उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती, बल्कि वहीं से उसका असली असर शुरू होता है। सत्येंद्र दुबे का नाम अब सिर्फ एक फाइल में बंद केस नहीं, बल्कि हर उस युवा की आंखों का सपना है जो बदलाव लाना चाहता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे एक अकेला इंसान भी सिस्टम की नींव हिला सकता है, बशर्ते उसमें साहस हो। सत्येंद्र दुबे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, न ही सिर्फ एक सरकारी अफसर, वो एक आदर्श थे। उनकी शहादत ने हमें दिखाया कि ईमानदारी की कीमत बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन उसका असर पीढ़ियों तक रहता है। आज जब भी कोई युवा सिस्टम के खिलाफ सवाल उठाता है, जब कोई अफसर रिश्वत ठुकराकर जनता की सेवा करता है, जब कोई शिक्षक अपने छात्रों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, तो वो सब कहीं न कहीं सत्येंद्र की विरासत को आगे बढ़ा रहे होते हैं। उनकी याद में देश भर में सेमिनार होते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाई जाती है, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब हम सब अपने अपने क्षेत्र में सत्येंद्र की तरह निडर होकर खड़े होंगे। उनका जीवन एक मिरर की तरह है, जो हमें दिखाता है कि हमारे भीतर भी वैसी ही ईमानदारी और हिम्मत छिपी है। बस जरूरत है उसे पहचानने और बाहर लाने की। वो हमसे कोई चमत्कार करने को नहीं कह रहे थे, वो सिर्फ इतना कह रहे थे, जो सही है उसके लिए खड़े हो जाओ। उनकी मां का वो वाक्य आज भी कानों में गूंजता है। मैंने बेटे को पढ़ाया था देश की सेवा के लिए, लेकिन देश ने ही उसे छीन लिया। क्या हम उस मां को जवाब दे पाएंगे? क्या हम सत्येंद्र दुबे के अधूरे सपने को पूरा कर पाएंगे? या हम भी उसी भीड़ का हिस्सा बने रहेंगे जो मोमबत्तियां जलाकर वापस अपने अपने घर लौट जाती है? यह कहानी एक सवाल छोड़ती है, क्या अगला सत्येंद्र तुम बनोगे? अगर तुमने कभी किसी अन्याय को देखकर गुस्सा महसूस किया है, अगर तुमने कभी सोचा है कि कुछ तो बदलना चाहिए, अगर तुमने कभी अकेले खड़े होकर सच कहा है, तो तुममें भी वही आग है, वही डीएनए है, जो एक नया सत्येंद्र दुबे बन सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे सिर्फ सुनकर मत रह जाना। इसे शेयर करो ताकि और लोग भी जान सकें कि बदलाव सिर्फ भाषणों से नहीं, हिम्मत से आता है।
अगर आप भी देश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सत्येंद्र दुबे की तरह एक कदम आगे बढ़ाइए। इन्वेस्ट IQ को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी सच्ची कहानियां जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सच बोलना आसान नहीं लेकिन जरूरी है।